आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सीबीआई निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला जी, मेरे साथ इस कक्ष में उपस्थित सीबीआई के उच्च अधिकारीगण, वेबिनार के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सभी संबंधित संस्थाओं के प्रमुख एवं राज्यों और उच्च केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और अधिकारीगण, सबसे पहले तो मुझे हृदय से आभार प्रकट करना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपने बहुमूल्य समय से कुछ पल निकाल करके उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और साथ ही साथ हमारी हौसला अफजाई भी हुई है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक प्रतिवर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है और इसी बीच 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती भी रहती है। इस एक सप्ताह के दौरान होने वाले कार्यक्रमों में और विचार गोष्ठियों में विषय रहता है विजिलेंस एंड एंटी करप्शन, और इसी थीम को लेकर के एक 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा होने वाला है। बहुत ज्यादा बात ना करते हुए और लंबा समय ना लेते हुए मैं आपका ध्यान केवल एक बात की तरफ आकर्षित करूंगा कि सन 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने कार्यभार संभाला था, तो पहले दिन से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निरंतर मुहिम जारी हो गई थी और आरंभिक दिनों में ही प्रधानमंत्री जी ने हमें ये मंत्र दिया था, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। इस संकल्प की सिद्धि के तौर पर अनेकों ऐसे और इस संकल्प को सिद्ध करते हुए अनेकों ऐसे निर्णय लिए गए जो अभूतपूर्व भी थे और कहा जा सकता है कि क्रांतिकारी भी। बहुत विस्तार में ना जाते हुए केवल उदाहरण के रूप में भारत में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सन 1988 में बना था। उसके ठीक 30 वर्ष के बाद पहली बार 2018 में प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर इसमें संशोधन लाया गया। वर्तमान समय की परिस्थितियों और वक्त के तकाजे के अनुकूल कुछ प्रावधान शामिल किए गए। मिसाल के तौर पर जहां पहले केवल रिश्वत लेने वाला आरोपी होता था, अब रिश्वत देने वाले को भी आरोपी ठहराया गया और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया गया कि जो कर्मचारी ईमानदारी से अपना दायित्व निभा रहा है उसको पर्याप्त संरक्षण उपलब्ध रहे। हमारा ये मानना है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए अनिवार्य है अधिक से अधिक पारदर्शिता का होना। आपको याद होगा 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया था कि क्या सरकारी नौकरियों में नियुक्ति पर इंटरव्यू की प्रथा समाप्त हो सकती है, और मुझे गर्व है कि डीओपीटी के विभाग ने 3 महीने के भीतर सारी प्रक्रिया मुकम्मल करके 1 जनवरी 2016 से देश भर में इंटरव्यू की प्रथा को समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए थे। और इसी प्रकार अभी हाल ही में हुए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के फैसले में भी इसी दिशा में एक कदम बढ़ाया गया है। जहां तक सीबीआई का ताल्लुक है, गत 6-7 वर्षों में सीबीआई को पूरी स्वतंत्रता और स्वायत्तता के साथ अपनी जिम्मेवारी निभाने का मौका मिला है और इससे सीबीआई की विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी स्थापित हुई है। बधाई के पात्र है ऋषि कुमार शुक्ला जी और उनकी सारी की सारी टीम, जिन्होंने निरंतर यह सुनिश्चित किया कि अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स जारी रहे। जैसे जैसे क्राइम करने के नए नए तरीके ईजाद होते रहते हैं, उसी तरह
उससे निपटने की नई नई मेथडोलॉजीज का भी प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी का एक उदाहरण है कि 15 साल के बाद पहली बार क्राइम मैनुअल को रिवाइज करने का काम लिया गया है। अंत में इसी कामना के साथ कि सीबीआई आने वाले समय में और सक्षम बने और प्रभावी बने, मैं पूरी विनम्रता के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो उद्घाटन भाषण से हम सबको संबोधित करें और अपने संबोधन से हमें नवाजें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, सीवीसी, आरबीआई के सदस्यगण, भारत सरकार के सचिवगण, सीबीआई के अधिकारीगण, राज्यों के मुख्य सचिव, राज्य सीआईडी टीमों के मुखिया, बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधकगण और इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे सभी महानुभाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन के आयोजन के लिए सीबीआई टीम को मैं बधाई देता हूं। आज से विजिलेंस अवेयरनेस सप्ताह की भी शुरुआत हो रही है। कुछ ही दिनों में देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मनाने की तैयारी कर रहा है। सरदार साहब एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ ही देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के आर्किटेक्ट भी थे। देश के पहले गृहमंत्री के रूप में उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जो देश के सामान्य मानवी के लिए हो, जिसकी नीतियों में नैतिकता हो। लेकिन बाद के दशकों में हमने देखा कि कुछ अलग ही परिस्थितियां बनी। आप सभी को याद होगा, हजारों करोड़ के घोटाले, शेल कंपनियों का जाल, टैक्स हैरेसमेंट, टैक्स चोरी, ये सब बरसों तक चर्चा के केंद्र में रहा। साथियों, 2014 में जब देश ने एक बड़े परिवर्तन का फैसला लिया, जब देश एक नई दिशा में आगे बढ़ा, बहुत बड़ा चैलेंज था इस माहौल को बदलना। ऐसे क्या देश ऐसे ही चलेगा? देश में ऐसे ही होता रहेगा? इस सोच को बदलना शपथ ग्रहण के बाद इस सरकार के पहले 2-3 आदेशों में काले धन के खिलाफ कमेटी बनाने का भी फैसला शामिल था। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद इस कमेटी का गठन लटका हुआ था। इस फैसले ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का कमिटमेंट दिखा दिया। बीते वर्षों में देश इसी तरह करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की अप्रोच के साथ आगे बढ़ा है। वर्ष 2014 से अब तक देश की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, बैंकिंग प्रणाली में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, लेबर, एग्रीकल्चर,
हर सेक्टर में रिफॉर्म हुए। ये पूरा दौर बड़े सुधारों का रहा। इन सुधारों को आधार बनाकर आज भारत आत्मनिर्भर भारत के अभियान को सफल बनाने में पूरी शक्ति से जुटा हुआ है। हमारा ध्येय है कि हम भारत को दुनिया के अग्रिम पंक्ति वाले देशों में लेकर जाएं। लेकिन साथियों, विकास के लिए जरूरी है कि हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो ट्रांसपेरेंट हो, रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो। इन सभी व्यवस्थाओं का सबसे बड़ा शत्रु भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार केवल कुछ रुपयों की ही बात नहीं होती। एक तरफ भ्रष्टाचार से देश के विकास को ठेस पहुंचती है, तो साथ ही भ्रष्टाचार सामाजिक संतुलन को तहस नहस कर देता है। और सबसे अहम, देश की व्यवस्था पर जो भरोसा होना चाहिए, एक अपनेपन का जो भाव होना चाहिए, भ्रष्टाचार उस भरोसे पर हमला करता है। और इसलिए भ्रष्टाचार का डटकर मुकाबला करना सिर्फ एक एजेंसी या संस्था का दायित्व तो नहीं, बल्कि इससे निपटना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथियों, इस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई के साथ साथ अन्य एजेंसियां भी हिस्सा ले रही हैं। एक तरह से इन 3 दिनों तक लगभग वो सभी एजेंसियां एक प्लेटफॉर्म पर रहेगी जिनकी सतर्क भारत, समृद्ध भारत में बहुत बड़ी भूमिका है। ये 3 दिन हमारे लिए एक अवसर की तरह है, क्योंकि करप्शन अपने आप में एक स्टैंड एलोन चैलेंज नहीं है। जब देश का प्रश्न आता है तो विजिलेंस का दायरा बहुत व्यापक होता है। करप्शन हो, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो, ड्रग्स का नेटवर्क हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, या फिर टेररिज्म, टेरर फंडिंग हो, कई बार देखा गया है कि ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और इसलिए हमें करप्शन के खिलाफ सिस्टेमेटिक चेक्स, इफेक्टिव ऑडिट्स और कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, ये सारे काम मिलकर एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ करना ही होगा। सभी एजेंसियों के बीच एक सिनर्जी, एक कोऑपरेटिव स्पिरिट आज समय की मांग है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉन्फ्रेंस इसके लिए इफेक्टिव प्लेटफॉर्म बनकर उभरेगी और सतर्क भारत, समृद्ध भारत के नए मार्ग भी सुझाएगी। साथियों, 2016 में विजिलेंस अवेयरनेस के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि गरीबी से लड़ रहे हमारे देश में करप्शन के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है। करप्शन का सबसे ज्यादा प्रभाव, सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई उठाता है तो वो देश का गरीब ही उठाता है।
నాణ్యతకు నమ్మకానికి మారుపేరు సాయి మహేంద్ర ట్రేడర్స్ హోల్సేల్ అండ్ రిటైల్ మరియు కిరాణా జనరల్ స్టోర్. మా వద్ద అన్ని రకాల నిత్యావసర సరుకులు సరసమైన ధరలకే లభించును. స్వచ్ఛమైన నాణ్యమైన బియ్యంతో పాటు అన్ని రకాల సరుకులు హోల్సేల్ ధరలకే రిటైల్ అమ్మకం. అనువైన ధరలలో నాణ్యమైన వస్తువుల కొరకు సంప్రదించండి. సాయి మహేంద్ర ట్రేడర్స్ హోల్సేల్ అండ్ రిటైల్ మరియు కిరాణా జనరల్ స్టోర్. మా అడ్రస్ నాగారం టు కీసరా మెయిన్ రోడ్, రాంపల్లి ఎక్స్ రోడ్. కాంటాక్ట్ నెంబర్ 9247575485 మరియు 6300322583. ईमानदार व्यक्ति को परेशानी आती है. आपने देखा है कि दशकों से हमारे यहां जो स्थितियां बनी हुई थी उसमें गरीब को उसके हक का नहीं मिलता था. पहले की परिस्थितियां कुछ और थी, पर अब आप देख रहे हैं कि डीबीटी के माध्यम से गरीबों की मिलने वाला लाभ 100% गरीबों तक सीधे पहुंच रहा है, उनके बैंक खाते में पहुंच रहा है. अकेले डीबीटी की वजह से 1,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं. आज ये वर्ग के साथ कहा जा सकता है और हम गर्व के साथ कहा जा सकता है कि हजारों करोड़ के घोटालों वाले उस दौर को देश पीछे छोड़ चुका है. आज हमें संतोष है कि देश के इंस्टीट्यूशंस में आम जन का भरोसा फिर से बढ़ा है. एक पॉजिटिविटी क्रिएट हुई है. साथियों, सरकार का इस बात पर बहुत ज्यादा जोर है कि न ही सरकार का दबाव हो और न ही सरकार का अभाव. सरकार की जहां जितनी जरूरत है उतनी ही होनी चाहिए. लोग सरकार का दबाव भी महसूस न करें और उन्हें सरकार का अभाव भी महसूस न हो. इसलिए बीते वर्षों में 1,500 से ज्यादा कानून खत्म किए गए हैं. अनेकों नियमों को सरल किया गया है. पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो, पानी का बिल भरना हो, बिजली का बिल जमा करना हो, बैंक से लोन हो, पासपोर्ट बनवाना हो, लाइसेंस बनवाना हो, किसी तरह सरकार की मदद हो, कोई नई कंपनी खोलनी है, अब उसे दूसरों के पास चक्कर नहीं लगाना पड़ता, घंटों तक लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता. अब यही काम करने के लिए उसके पास डिजिटल विकल्प मौजूद है. साथियों, हमारे यहां कहते हैं प्रक्षालनादि पंकस्य दुरात स्पर्शनम वरम, अर्थात गंदगी लग जाए फिर उसे साफ करो, इससे अच्छा है कि गंदगी लगने ही न दे. पुनिटिव विजिलेंस से बेहतर है कि प्रिवेंटिव विजिलेंस पर काम किया जाए. जिन परिस्थितियों की वजह से भ्रष्टाचार पनपता है उन पर प्रहार आवश्यक है. हम सब जानते हैं एक दौर में ऊंचे पदों पर ट्रांसफर पोस्टिंग का कितना बड़ा खेल होता था. एक अलग ही इंडस्ट्री चलती थी. साथियों, कौटिल्य ने कहा था, न बक्षयंती ये त्वर्थान न्यायतो वर्धयंती च नित्याधिकाराः कार्यास्ते राज्ञः प्रिय हिते रताः.
यानी जो शासकीय धन नहीं हड़पते बल्कि उचित विधि से उसकी वृद्धि करते हैं, राजहित में लगे रहने वाले ऐसे राजकर्मियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ साल पहले ये बात एक तरह से बुला दी गई थी। इसका बहुत बड़ा नुकसान भी देश ने देखा है। इस स्थिति को बदलने के लिए भी सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई है, अनेक नीतिगत निर्णय लिए हैं। अब ऊंचे पदों पर नियुक्तियों में सिफारिशों का यहां वहां से दबाव बनाने का दौर समाप्त हो गया है। ग्रुप बी और ग्रुप सी में, जैसा अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया, नौकरियों के लिए इंटरव्यू की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है। यानी जब गुंजाइश खत्म हो गई तो कई तरह के खेल भी खत्म हो गए। बैंक बोर्ड ब्यूरो के गठन के साथ ही बैंकों में वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियों में भी पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। साथियों, देश के विजिलेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी कई कानूनी सुधार किए गए, नए कानून लाए गए हैं। ब्लैक मनी और बेनामी संपत्तियों पर देश ने जो कानून बनाए हैं, जो कदम उठाए हैं, आज उनका उदाहरण दुनिया के और देशों में दिया जा रहा है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के माध्यम से भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई में बहुत मदद मिली है। आज भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जहां फेसलेस टैक्स असेसमेंट की व्यवस्था लागू की जा चुकी है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां भ्रष्टाचार रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार की प्राथमिकता रही है कि विजिलेंस से जुड़ी एजेंसियों को बेहतर टेक्नोलॉजी मुहैया कराया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उनके पास लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट हो ताकि वो और प्रभावी रूप से काम कर सके, नतीजे दे सके। साथियों, इन प्रयासों के बीच हमें ये भी याद रखना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान एक दिन या सिर्फ एक सप्ताह की जंग नहीं है। इस संदर्भ में आज मैं आपके सामने एक और बड़ी चुनौती का जिक्र करने जा रहा हूं। ये चुनौती बीते दशकों में धीरे धीरे बढ़ते हुए अब देश के सामने एक विकराल रूप ले चुकी है। ये चुनौती है भ्रष्टाचार का वंशवाद, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हुआ भ्रष्टाचार। साथियों, बीते दशकों में हमने देखा है कि जब भ्रष्टाचार करने वाली एक पीढ़ी को सही सजा नहीं मिलती तो दूसरी पीढ़ी और ज्यादा ताकत के साथ भ्रष्टाचार करती है। उसे दिखता है कि जब घर में ही करोड़ों रुपए काला धन कमाने वाले उनका कुछ नहीं हुआ या फिर थोड़ी सी सजा पाकर वो छूट गया तो उसका हौसला और बढ़ जाता है। इस वजह से कई राज्यों में तो ये राजनीतिक परंपरा का हिस्सा बन गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला भ्रष्टाचार का ये वंशवाद देश को दीमक की तरह खोखला कर सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक भी केस में ढिलाई सिर्फ उसी केस तक सीमित नहीं रहती, वो एक चेन बनाती है।
नींव बनाती है भविष्य के भ्रष्टाचार के लिए, भविष्य के घोटालों के लिए। जब उचित कार्रवाई नहीं होती तो समाज में, मीडिया में इसे अपराध का दर्जा मिलना कम हो जाता है। लोगों के एक बड़े वर्ग को पता होता है, मीडिया को पता होता है कि सामने वाले ने हजारों करोड़ रुपया गलत तरीके से कमाए हैं, लेकिन वो भी इसे सहजता से लेने लगते हैं। ये स्थिति देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। ये समृद्ध भारत के सामने, आत्मनिर्भर भारत के सामने बहुत बड़ी रुकावट है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा। आप कल्पना कीजिए कि हम में से कोई पीडब्ल्यूडी में काम कर रहा है, इंजीनियरिंग का काम देखता है और पैसों के मोह में कहीं कोई ब्रिज बन रहा है तो लापरवाही बरती, कुछ रुपये ऐंठ लिए, कुछ रुपये अपने साथियों को बांट दिए, और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी लगता है चलो भाई तुम्हारा भी भला मेरा भी भला, और बिल्कुल ऐसे उद्घाटन करने के लिए अच्छा दिखे ऐसा ब्रिज बना दिया। पैसे घर ले चला गया, रिटायर भी हो गया, पकड़ा भी नहीं गया। लेकिन सोच लो कि एक दिन आपका जवान बेटा उस ब्रिज पर से गुजर रहा है और उसी समय वो ब्रिज गिर गया, तब आपको समझ आएगा कि मैंने तो करप्शन मेरे लिए किया था, लेकिन कितनों की जिंदगी जा सकती है। और जब खुद का बेटा चला जाए तो पता चलता है कि उस ब्रिज में ईमानदारी की होती तो आज अपना इकलौता जवान बेटा खोना न पड़ता। ये इतना प्रभाव पैदा करता है भ्रष्टाचार। इस स्थिति को बदलने का दायित्व हम सभी पर भी है, आप पर जरा ज्यादा है। मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में इस विषय पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा आपको एक और बात पर ध्यान देना है। भ्रष्टाचार की खबर तो मीडिया के माध्यम से पहुंचती है, लेकिन जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है, समय पर होती है, तो हमें ऐसे उदाहरणों को भी प्रमुखता से रखना चाहिए। इससे समाज का व्यवस्था में विश्वास बढ़ता है और भ्रष्टाचारियों में एक संदेश भी जाता है कि बचना मुश्किल है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी देशवासियों से भी ये अपील करता हूं कि भारत बनाम भ्रष्टाचार की लड़ाई में वो हमेशा की तरह भारत को मजबूत करते रहें, भ्रष्टाचार को परास्त करते रहें। मुझे भरोसा है ऐसा करके हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों का भारत बनाने का सपना पूरा कर पाएंगे, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत बना पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को आने वाले पर्वों की बहुत बहुत बधाई। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राज्य मंत्री महोदय, विजिलेंस अवेयरनेस सप्ताह पर आयोजित इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के सभी प्रतिभागीगण, आमंत्रित सम्मानित अतिथियों, सर्वप्रथम मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस विषय पे जब कॉन्फ्रेंस के आयोजन की बात उनके समक्ष रखी तो सहर्ष उन्होंने इसे स्वीकार किया और अपने अमूल्य समय में से हमें इस कॉन्फ्रेंस के लिए समय दिया। ईमानदारी, सुशासन, गुड गवर्नेंस के प्रति प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता हम सब जानते हैं, सर्वविदित है। चाहे वो
टीबीटी हो अथवा जिम पोर्टल हो जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हो अथवा ईमानदारी अधिकारियों की चयन की प्रक्रिया, इन सभी अनेक नवाचारों ने एक तरह से राष्ट्र में गवर्नेंस की तस्वीर बदल कर रख दी है और इनसे, इन पारदर्शी प्रक्रियाओं से भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करने में अभूतपूर्व सफलता मिली है। ऐसे प्रेरणादायक प्रधानमंत्री जी के आज यहाँ संबोधन इस कॉन्फ्रेंस में एक पॉजिटिव ऊर्जा इसके प्रारंभ से ही भर रहा है। महोदय, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि यह सम्मेलन अनेक प्रभावी परिणाम लाएगा। सर, आपने कहा कि हमको यह प्रयास करना है कि सब मिलके एक साथ काम करें। सर, इसमें हम लोग निरंतर सभी राज्यों को, सभी एजेंसियों को, केंद्रीय एजेंसियों को भी एक साथ अपने साथ ले रहे हैं और न केवल ये, अपितु सीबीआई का एक प्रमुख दायित्व प्रिवेंटिव विजिलेंस का भी है, जिसमें हम सभी विभागों के साथ मिलकर के संदिग्ध भ्रष्ट आचरण वाले अधिकारियों को चिन्हित करते हैं। पिछले वर्ष हमने लगभग 1600 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों को चिन्हित किया। हर विभाग में कहाँ आम आदमी को कठिनाई आ रही है, कहाँ उसको भ्रष्टाचार या रिश्वत का सामना करना पड़ रहा है, उसको भी हम विभाग से निरंतर समन्वय रख करके हम आगे बढ़ाते हैं। महोदय, सीवीसी के सहयोग से हम सभी सीवीओ से निरंतर जुड़े रहते हैं और वे सब आज भी और अगले 2 दिन भी इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ रहेंगे। सर, जहां तक जुड़ के काम करने का सवाल है, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि भी हाल ही में 16 अक्टूबर को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सीबीआई के साथ जो उन्होंने भारत में कार्रवाई की उसको फर्स्ट पैरेलल एक्शन के नाम से निरूपित किया। हमारा महोदय यह प्रयास है कि हम सबको एक साथ लें और अपने जो इन्वेस्टिगेशन के मामले हैं उसके साथ रोकथाम में हम कितनी मदद कर सकते हैं, इसमें हम सहयोग करें। इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ आदरणीय सीवीसी महोदय, सीएजी महोदय, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग और अनेक देश के ऐसे प्रखर व्यक्ति सम्मिलित हैं जो हमें इस पे मार्गदर्शन देंगे। इस कॉन्फ्रेंस का एक प्रमुख उद्देश्य, जैसा आपने कहा, कि हम सभी को कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग कर सकें, वो हमारा एक उद्देश्य है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस उद्देश्य को भली भांति एक कार्यक्रम में ला पाएंगे जो एक प्रैक्टिकल रिजल्ट देने की स्थिति में आए। महोदय, आपके निर्देशों में ये बहुत स्पष्ट है कि आम आदमी को हमें अपने साथ जोड़ना है और आम आदमी की मदद करनी है। इन निर्देशों को, इन प्राथमिकताओं को, ये हमारे लिए टारगेट्स का रोड मैप बनाती हैं जो हमें दिशा देती हैं कि हम आगे कैसे बढ़ें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से हम इसमें कार्रवाई करेंगे। सर, मैं बहुत आभारी हूं आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में से ये समय निकाला। हमेशा से ही सर आप सीबीआई के सभी प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए सहज और सरल रूप से उपलब्ध रहे हैं। सर, हम बहुत आभारी हैं हमारे प्रतिभागी गणों का जो राज्यों से और देश के कोने कोने से ही न केवल जुड़े हैं अपितु विदेशों से भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं सीवीसी महोदय तथा विजिलेंस कमिश्नर महोदयों का, जिनके सहयोग के बिना ये कॉन्फ्रेंस संभव नहीं हो सकती थी। मैं सर सेक्रेटरी डीओपीटी और डीओपीटी की पूरी टीम का भी बहुत आभारी हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में हमें सहयोग दिया। अंत में मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूं महोदय कि आपके द्वारा दिए गए सभी निर्देशों को हम न केवल एक कार्य योजना में परिवर्तित करेंगे अपितु जमीन पर उतारेंगे, जिससे भ्रष्टाचार के वंशवाद का जो डरावना चेहरा है वो भारत से हम दूर करने में सफल हो सके और सहायक हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో నమ్మకానికి మారుపేరుగాంచిన సంస్థ ఎస్ఎస్ స్వర్ణ వెంచర్స్ సొంతింటి కలను సాకారం చేసేందుకు అన్ని రకాల హంగులతో అతి తక్కువ ధరలో ఫ్లాట్లు అందజేస్తున్న సంస్థ ఎస్ఎస్ స్వర్ణ వెంచర్స్ కీసర నుండి భోగారం వెళ్ళు రహదారిలో ప్రశాంత వాతావరణంలో 6 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఫ్లాట్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది ఎస్ఎస్ స్వర్ణ వెంచర్స్.
అన్ని సౌకర్యాలు అతి చేరువలో, అతి తక్కువ ధరలో అందరికీ అందుబాటులో గల ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకునేందుకు వెంటనే సంప్రదించండి. మంచి ఫ్లాట్లను ఎంచుకోండి. ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ 9030232291 మరియు 9491374736.